नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिपक्व विद्यार्थी यानी कि मेच्योर स्टूडेंट वह होते हैं जो, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और करेक्ट आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ जो 1 है इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, मेच्योर स्टूडेंट वह होते हैं जो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव हो, तो कौन सी वो टीचिंग मेथड है जिसमें छात्र क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो वो शिक्षण विधि कहलाती है यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि। क्योंकि इसमें क्या है, अगर छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं और अध्यापक उनके जवाब देते हैं तो इसका मतलब क्या है, पूरी जो क्लास है वो एक्टिव है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे प्रदर्शन विधि है, इसमें क्या है, छात्र जो अध्यापक है वो श्यामपाठ पे या चार्ट के द्वारा कुछ दिखा रहा है या लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट वहाँ पे शांत बैठ रहे हैं, मतलब उतनी एक्टिव नहीं है क्लास जितनी प्रश्नोत्तर विधि में है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? और यदि हाँ तो इसका कारण आप यहाँ पे बताइए। तो इसका कारण क्या है कि जो हमारे क्या है शिक्षण व्यवसाय है इसमें बिल्कुल यह है कि लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक है, क्योंकि इसमें जो मुख्य कारण है वो है आपका इसमें अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है एक टीचर को हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर वो खुद अनुशासित जीवन व्यतीत नहीं करेगा तो अपने स्टूडेंट को फिर कैसे बोलेगा कि आपको भी अनुशासन में रहना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है यदि उनकी विषय वस्तु अमूर्त है या यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे कि पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है। और अगर हम अपने बच्चों को कोई भी क्या है सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है लेक्चर भी है और उसका उदाहरण सहित उसमें एग्जाम्पल भी होने आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है, इस प्रणाली से छात्रों में क्या होता है? तो इस प्रणाली से छात्रों में निरीक्षण के गुण का विकास होता है, सोचने के गुण का विकास होता है और परीक्षण के गुण का भी विकास होता है। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपका क्या अभिप्राय है? तो इससे छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए या पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। अब पर्यावरण को दूषित होने से हम क्यों बचाएंगे, जब हमको क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पता हो। तो इसलिए यहाँ पे 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देने के व्यक्तिगत कारकों में शामिल है? तो कौन कौन से कारक यहाँ पे शामिल हैं? तो बालक भी है, बालक की शैक्षिक पृष्ठभूमि और अभिप्रेरणा, ये सभी ऑप्शन है 7 के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण के उद्देश्य के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत असेसमेंट का यहाँ पे सही अर्थ क्या है? तो असेसमेंट का यहाँ पे सही अर्थ है जो हम सीखते हैं और उसकी महत्ता ही क्या है यहाँ पे असेसमेंट यानी कि आकलन का सही मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या है? तो आलोचनात्मक चिंतन का जो सही अर्थ है वो है सकारात्मक चिंतन भी और नकारात्मक चिंतन भी। तो 9 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो, तो आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त कैरिकुलम क्या है? तो जो बच्चों के विकास में सहायक हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कैरिकुलम किसके लिए बना रहे हैं, अपने छात्रों के लिए, तो जो उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है और छात्रों के स्तर के अनुरूप बनाया जाए और समाज की आवश्यकताओं को भी जो पूरा करे, ऐसा हमको कैरिकुलम निर्माण करना है। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत किस स्तर को शामिल नहीं किया जाता है? तो किस स्तर को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन सी जो है संयोजित करना, ये यहाँ पे क्या है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत इसे शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल तकनीक वाले सामग्रियों के संदर्भ में कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो जटिल तकनीकी वाले सामग्रियों के संदर्भ में यहाँ पे आप कौन सा कदम उठाना चाहिए आपको? तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है पहले कृत्रिम उपयोग कर लेने चाहिए, उसके बाद क्या है, ओरिजिनल उपयोग करने चाहिए। अगर कृत्रिम उपयोग हमारे सफल हुए उसके बाद हम क्या है, जो ओरिजिनल है उन पे हमको प्रयोग करने चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? तो यहाँ पे जो 13 है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी कि पर्यावरण का प्रभाव हो गया, वंशानुक्रम और कक्षा का परिवेश। ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा 13 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? तो अपने बालकों को वो सब कब समझेगा? तो 14 के आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो, हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले हमको बाल मनोविज्ञान का पूर्ण रूप से नॉलेज चाहिए हमको, तब जाके हम अपने बच्चों को उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनके व्यवहार को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है। बी है, बालक कैसे सीखता है, ये भी हमको समझना है। ठीक है, और कब समझेंगे? जब हम बाल मनोविज्ञान का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और बालकों की अभिरुचियां क्या हैं, उनकी प्रवृत्तियां क्या हैं, यानी कि ये सभी जो ऑप्शन हैं ये हो जाएंगे 14 के राइट आंसर। इन सभी का ज्ञान होगा तभी जाके हम अपने बालकों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैरिकुलम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को, कैरिकुलम एक्टिविटीज को क्यों शामिल किया जाता है? तो क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि अधिगमकर्ता यानी कि स्टूडेंट को किसी विषय को अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाने के लिए हम अपनी क्लास में क्या है, डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड का यूज करते हैं, टीचिंग एड्स का यूज करते हैं, को कैरिकुलम एक्टिविटीज का यूज करते हैं कि जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, वो अच्छी तरह से कोई भी टॉपिक को समझने में उसको आसानी हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 15 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है? तो कौन सा काल है वो जिसमें बालक भाषा सबसे ज्यादा सीखता है? तो वो काल कहलाता है यहाँ पे पूर्व बाल्यकाल। ठीक है, प्री चाइल्डहुड, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है, 2 से लेके 6 वर्ष का है, और 2 से लेके 6 वर्ष तक जो भी बालक क्या है अपनी भाषा को सीखता है वो हमेशा उसको याद रहती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने। तो जरूरी नहीं है कि जो ऐसा बालक है वो श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कौन होगा? जो पढ़ने में भी एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि वो स्कूल क्यों आ रहा है? पढ़ने के लिए आ रहा है, ना कि केवल आपको सम्मान और आपकी आज्ञा के लिए नहीं। बी है, जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे। सी है, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो या जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे 17 का कौन सा है? ऑप्शन सी, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो वही सभी टीचर का क्या है, फेवरेट स्टूडेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है जो। तो यहाँ पे 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो और मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कि समाज क्या है, पूर्ण रूप से दिशाहीन हो जाएगा। क्योंकि अगर शिक्षक ही ये कहे कि जो मैं करता हूँ वो मेरी मर्जी है, इस पे आप ध्यान मत दो, तो वो समाज को या वो किसी भी स्टूडेंट को फिर क्या शिक्षा देगा? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि प्रिंसिपल आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करेंगे? उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे या उसे शिष्टापूर्वक लेने से मना कर देंगे?
सी है उसे लेकर बाद में निर्बंध से कतराएंगे, और डी है यहाँ पे उसे तभी लेंगे जब अन्य अध्यापकों को भी अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा। तो नहीं, आपको अगर आपका प्रिंसिपल कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे रहा है तो आपको वो सहज रूप से लेना है, ना कि ये जो 3 ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं ये एकदम गलत हो जाएंगे। क्योंकि कल के दिन आपका जो स्टूडेंट है उस पे ही आप अगर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देंगे तो वो भी फिर ऐसा ही व्यवहार करेगा आपके साथ जैसे आप अपने प्रिंसिपल के साथ करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? तो एक शिक्षक का निजी जीवन पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जो भी कार्य करता है उसको पहले ये सोच लेना चाहिए कि इसका मेरे स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए उसको हमेशा क्या है, पद की गरिमा के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यालय का आकार बड़ा हो तो प्रधानाचार्य पर्यवेक्षण व प्रशासन संबंधी उत्तरदायित्व किसे सौंपते हैं? देखो, विद्यालय में जो प्रिंसिपल का पद है उसके बाद जो भी स्कूल का कार्यभार संभालता है उसके बाद, ठीक है, वो कौन होता है? एक शिक्षक होता है। और कभी कभी अगर जो प्रिंसिपल है वो सीएल में चले गया, छुट्टी में चले गया, तो फिर उसका कार्यभार भी कुछ टाइम तक उसकी जगह पे एक शिक्षक ही प्रिंसिपल के रूप में चुना जाता है। तो इसलिए 22 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का मुख्य तत्व कौन सा है यहाँ पे? तो सीखने के जो मुख्य तत्व हैं ये वो है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश और प्रेरणा। तो ये सभी क्या है? सीखने के मुख्य तत्व हैं। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन है? तो शिक्षण के ये सभी महत्वपूर्ण ही उद्देश्य हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ऑप्शन डी होगा 24 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है? तो छात्र का जो सर्वोत्तम मूल्यांकन है वो सतत एवं व्यापक यानी कि सीसीई पद्धति में किया जाता है। इसमें बालक का पूरे साल भर कितना विकास हुआ है, उसने कितनी पढ़ाई की है, मतलब उसका क्या है, वो खेल कूद में क्या रहा, अपनी परीक्षा में उसने क्या लिखा है, क्लास के दौरान उसका कितना डेवलपमेंट हुआ, अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम मूल्यांकन करते हैं सीसीई में। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि कई प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, ठीक है, सतत मूल्यांकन हो गया, व्यापक हो गया, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हो गया, समेटिव इवोल्यूशन हो गया। तो इनमें सबसे जो बेस्ट है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो कौन सा उद्देश्य है? तो ऑप्शन सी जो है कि अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना है, ये नहीं होगा, क्योंकि हमको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षक केंद्रित कहाँ से आया? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल शिक्षार्थी के लिए कुशल शिक्षा की आवश्यकता होती है जो क्या है? विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक दशा को समझ सके, जो बच्चों के चिंतन को समझ सके और जो बच्चों की रुचि को पहचान सके। तो ऑप्शन डी जो है वो है उपरोक्त सभी 27 के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं और असत्य कथन क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लैनेल बोर्ड का उपयोग उच्च कक्षाओं में सिर्फ गणित विषय के शिक्षण में होता है। ये क्या है? यहाँ पे गलत जवाब है, क्योंकि इसका उपयोग छोटी कक्षाओं में होता है। और 29 है, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को घर भुलाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, आप अपनी भेंट प्रति जो आपके पास एक फोटोकॉपी टाइप की होगी ना उसकी बुक की, उसको आप छात्र को देंगे। क्योंकि जैसे ऑप्शन ए है कि आप उसके लिए नई पाठ्य पुस्तक खरीद लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को कितना शौक होता है कि नई मेरे पास नई पेंसिल होनी चाहिए, नई मेरे पास पेन होनी चाहिए, नई कॉपी होनी चाहिए, नई किताब होनी चाहिए। तो कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि जो उसके दोस्त हैं अगर उनको पता लग गया कि इसको टीचर ने नई बुक दी है तो वो अपनी बुक भी जानबूझकर घर छोड़ सकता है। इसलिए एक टीचर को ये भी सोचना चाहिए कि जो मैं ये कर रहा हूँ इसका बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसलिए करेक्ट होगा कि उस दिन के लिए आपने उसको अपनी वो बुक की भेंट प्रति दे दी और कल बोल दिया कि बेटा कल बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज की वीडियो का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? तो
पढ़ाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होना चाहिए, तो उसके साथ आप सहानुभूति पूर्ण रवैया रखेंगे। प्यार से आप उसको क्या है पढ़ाएंगे और ऐसा भी इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि उसको थोड़ी ये ना लगे कि मैं अन्य बालकों से अलग हूँ। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप यूट्यूब चैनल में नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।